अटके पढ़ना। ताली किस खुशी में बजाई? ये खा के हाथ झाड़ रहा था। चलो, नहीं टॉफ़ी खा के हाथ नहीं झाड़ते ना, खाना खा रहा होगा वो। चलो पढ़ें। आज नया टॉपिक वहीं से अगला शुरू करना था। टॉपिक तो क्या, उसी का पार्ट था। कल हमने दो चीज़ों की बात की थी, एक रिलीजन और एक कम्युनलिज्म। एक ही चीज़ है या अलग अलग? जब कोई कट्टर है तो वो कम्युनलिज्म की तरफ जा रहा है। उसका कहना है बस मेरा ही धर्म अच्छा है, मेरा ही धर्म। ये गलत है भाई, मेरा धर्म भी अच्छा है, तेरा भी अच्छा है, सारे धर्म अच्छे हैं, दुनिया में जितने धर्म है सब अच्छी बातें करते हैं। ये किस चीज़ की फीलिंग है? रिलीजियन। जो रिलीजियस है ना वो गलती नहीं करेगा, गड़बड़ कौन करेगा? जो भाई मेरे कम्युनिस्ट अलग तो होता है, कम्युनिस्ट तो बहुत अच्छे ठीक ठाक होते हैं, कम्युनलिज्म अलग चीज़ है। इसमें आदमी कट्टर है, सिर्फ अपनी चीज़ को ही बेहतर मानना चाहता है। जब आपके धर्म के नाम पे दंगे होते हैं ना, तो वो रिलीजियस दंगे नहीं लिखते, रिलीजियस राइट्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं वो? कम्युनल राइट्स, यानी सांप्रदायिक दंगे। हमारा धर्म नंबर 1, तुम कैसे आ गए? ये गलत फीलिंग है, ये नहीं होनी चाहिए। कल हमने जहाँ टॉपिक छोड़ दिया था वहाँ से आज शुरू करेंगे, और वो टॉपिक आपका नया स्टार्ट करना था इसी में, जिसमें हाँ दो चीज़ों की बात करेंगे। ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और फिर ये दूसरी बात करेंगे आपकी सबसे ऊपर किस चीज़ को माना जाता है? संसद को। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इंडिया में, एक संसद और एक सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं देखूं तो संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों बराबर हैं। बराबर कैसे हैं? इनका काम है कानून बनाना। किनका काम है? संसद का। इनका काम है ये देखना कि कानून ठीक बने हैं या नहीं बने, ये इनका काम है। अगर कानून गलत है तो क्या ये रुकवा सकते हैं? बिल्कुल, ये रुकवा सकते हैं अगर गलत कानून पास कर दिए। पहली बात। दूसरी बात, वो जो बुक है ना आपकी, जिसे आप क्या कहते हैं? संविधान, इसमें नई चीज़ें ऐड करेगी संसद कानून बना के। लेकिन ये बुक को एक्सप्लेन करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब आपके देश में दो चीज़ें इक्वल हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जैसे दो देशों से तुमने बहुत कुछ सीखा, एक अमेरिका से और एक ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने आपको सिखाया कि संसद बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद होनी चाहिए। अमेरिका ने आपको कहा संसद ठीक है, लेकिन न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है देश चलाने में। आपने न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट किससे चीट किया? और संसद का? ब्रिटेन से। इन दोनों की बराबरी किसने करके दिखाई? इंडिया। आपने कह दिया भाई हमने दोनों को बराबर समझा। संसद ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन में, यहाँ न्यायपालिका इसके नीचे है। यहाँ न्यायपालिका ऊपर है, संसद इसके नीचे है। हमने दोनों को बराबरी पर रखा और कहा हमारी जो बुक है जिससे हमारा देश चलता है, जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसको बदलना है तो संसद बदले और उसको एक्सप्लेन करना है तो न्यायपालिका। तो हम इन दोनों का बेस्ट है, दोनों से बेहतर है। किस किस से? अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका में सबसे ऊपर नंबर 1 न्यायपालिका, आपकी न्यायपालिका भी नंबर 1 और संसद भी नंबर 1। और इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जब तुम्हारे देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नया नियुक्त करना हो, या तुम्हारे देश का नया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, तो ये शपथ इसके सामने लेता है और इसकी नियुक्ति ये करता है। इससे पता चलता है कि दोनों बराबरी के हैं। प्रेसिडेंट सबकी नियुक्ति कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? सीजेआई। सीजेआई किसके सामने शपथ लेगा? प्रेसिडेंट। इसलिए कहा गया भारत में दो चीज़ों की बराबरी है। किस किस चीज़ की? न्यायपालिका और कार्यपालिका कह लो, संसद कह लो, व्यवस्थापिका कह लो, मतलब एक ही है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर कभी इस किताब को एक्सप्लेन करने की बात आए तो कौन करेगी? एक्सप्लेन करेगी सुप्रीम कोर्ट की पावर। लेकिन इसको बदलना पड़े तो क्या संसद एक्सप्लेन कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है? दोनों अपना काम करो, दोनों बेस्ट हो, ये पहले समझा दिया। अगला पॉइंट देखो, वही है। देखिए जरा किस पेज पर थे हम? 26 पर बता रहे हैं। 26 में हम पहुंचे थे। 15 कहाँ, हमें तो 26 का लास्ट पॉइंट करना था हमें ना। हाँ, 12वां पॉइंट। ये 61वां अमेंडमेंट पढ़ लिया था, 18 साल की एज। कौन सा अमेंडमेंट था? 61वां, 61st। एज कितनी की गई थी? 21 से 18, 61st अमेंडमेंट। चलो अगला देखो। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, और अन्य स्वतंत्र अभिकरण एजेंसीज संघात्मक शासन में, अंडरलाइन करना, संविधान की व्याख्या और रक्षक होने के कारण न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। मैंने आपको बताया था कि आजकल आपकी न्यायपालिका भी थोड़े गलत रास्ते पे चल पड़ी। कैसे? ये जो न्यायाधीश रिटायर हो रहे हैं ना, कितनी एज के बाद? सुप्रीम कोर्ट है तो 65 और हाई कोर्ट है तो 60। ये सब धीरे धीरे रास्ता कहाँ का पकड़ते जा रहे हैं? हाँ गलत।
ये राज्यसभा में एंट्री कर रहे हैं। ये चोरी छुपे ही सही पॉलिटिक्स में जो एंट्री हो रही है ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ का लालच सरकार देके अपने फेवर में सारे मामलों को करवा सकती है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ जो लोग बैठे हैं वो ऑब्वियसली बात है रिटायरमेंट की कगार पे आते हैं, वहाँ कोई 50 या 40 साल का आदमी नहीं जाता। यहाँ वाले लोग 2 साल 4 साल में रिटायर होने हैं। अब बीजेपी ऐसा हो सकता है, मैं बीजेपी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि समझ में आए, ये कोई भी पार्टी कर सकती है। हो सकता है बीजेपी कोशिश करे कि मैं जो रिटायरमेंट की बिल्कुल इस पे बैठा है बॉर्डर लाइन पे, उसको यहाँ का रास्ता दिखा के और उसको कहूँ कि जितने केस आपके पास आए हैं हमारे फेवर में आप निर्णय कर दो। ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। और हो सकता है वो भी सोचे यार मेरा 6 महीने पड़े हैं, मुझे रिटायर होने हैं, क्यों ना मैं सरकार के पक्ष में करके एक रास्ता अपना बना लूँ किस में घुसने के लिए, और फिर जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरी पेंशन बंदी रहेगी, वहाँ की भी यहाँ की भी, और मेरा नाम भी बन जाएगा। पॉलिटिक्स में आदमी पावर तो मानता ही है ना ज़्यादा, इसीलिए ये गलत है। कुछ इस तरह का होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री को बैन कर दें। अभी नहीं है, अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, हर साल 2 साल में देख रहे हैं लगातार प्रतिशतता बढ़ती जा रही है। यानी कहाँ से कहाँ का रास्ता खोल दिया गया है। न्यायपालिका से रास्ता किस तरफ आ गया है आजकल, विधान पालिका की तरफ, यानी लेजिस्लेचर की तरफ। इसका जुडिशरी का रास्ता गलत है ये, फिर जुडिशरी चीटिंग में आएगी और वो चीटिंग करके अपना रास्ता बनाने के चक्कर में बड़े बड़े केस भी किसके फेवर में कर देगी, सरकार, जो कि गलत हो सकते हैं। पढ़ो तो स्वतंत्रता की व्याख्या ये करता है संविधान की, और रक्षक है ये। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी देश में। अगला पॉइंट पढ़ लो बस, नागरिकों को दिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिकों की स्वतंत्रता जरूरी है। अंडरलाइन करना, भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ 1989-90 का, तब आप पैदा नहीं हुए थे, और एक पीएम थे वीपी सिंह, नाम सुना है तुम लोगों ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह जी ने बहुत पुरानी एक फाइल उठाई। ये जो सरकार थी ना, ये ना बीजेपी की थी ना कांग्रेस की, ये थी गठबंधन टाइप की सरकार, और जनता पार्टी दोबारा से एक बार आई थी। ये सेम जनता पार्टी एक बार आई थी इंदिरा के टाइम पर। कब आई थी ये, 77 से 80, जब 2 बड़े आदमी, एक का नाम था मोरारजी देसाई, एक चौधरी चरण सिंह जी, 2.5 साल के पीएम थे 2 आदमी। अब दोबारा से इनकी सरकार आई है 89 में, क्योंकि कांग्रेस हट गई है, बीजेपी भी उतनी ताकतवर नहीं है। वीपी सिंह ने उस टाइम की सरकार में एक फाइल बनी थी और उसका नाम था बीपी मंडल। जिस आदमी ने ये फाइल तैयार की, ये रिटायर्ड जस्टिस थे, बीपी मंडल मंडल आयोग के मुखिया थे। इन्होंने एक फाइल दी थी जिसमें बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के ऊपर इन्होंने काम किया था, और इन्होंने कहा था इंडिया में 27% सीटें हर नौकरी में ओबीसी को मिलनी चाहिए। कितनी % सीटें? ये फाइल 1979 में आ गई थी, पर इस फाइल को उस टाइम के समझदार लोगों ने दबा दिया कि छोड़ो यार ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे देश में तबाही मच जाएगी, ये यहाँ पे रोक दी गई। इसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने काम नहीं किया। 80 से 89 पहले इंदिरा, 84 तक, 84 से 89 राजीव। लेकिन अब जब ये आदमी आया जो उसी पार्टी के हैं, जो पहले 2.5 साल काट गई, इन्होंने आके वो पुरानी फाइल निकलवाई जो किसने बनाई थी, मंडल ने। इसका नाम क्या था, मंडल आयोग। पेपर में आ जाएगा। मंडल आयोग किससे संबंधित है, ओबीसी के आरक्षण से, 27% आरक्षण। ये फाइल इतने साल बाद निकाल के वीपी सिंह ने, और अपने जो इसमें पार्लियामेंट हाउस में बैठे थे ना, इनको कहा इसके ऊपर कानून बनाया जाएगा, और यहाँ से ये कानून बनने की शुरुआत हुई। ओबीसी के आरक्षण को बढ़ा के कितना % करना था, 27। मैंने आपको कई बार बताया ये आधे अनपढ़ हैं, इनका काम करते हैं आईएएस अधिकारी, पता है ना, ये सचिव के रूप में। तो सेक्रेटरी को फाइल दी गई और कहा गया इसका पूरा खाका तैयार करो और ये लागू करेंगे। सचिव ने फाइल बना दी, लोकसभा से पास हो गई, राज्यसभा से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन हो गए। यानी अब ये क्या बनने जा रहा था, कानून। और कानून को बदलना नामुमकिन जैसा मान लो। ये कानून जब बनने की कगार पे आ गया ना, इनफैक्ट सब कुछ हो गया, तब ये जनता को बताया गया, और जनता उस टाइम तुम्हारी उम्र के जो नौजवान लड़के थे, यंग, उन सब ने कहा ये गलत है। 27% सीटें जाने का मतलब हमारी तो एकदम सीटें खत्म हो जाएंगी। पहले अगर 100 सीटें निकलती थी तो उस 100 में से आज़ादी से पहले पता था एससी और एसटी को सीटें मिलेंगी, क्योंकि ये गांधी ने पहले ही कह रखा था। आर्टिकल 16 का 4th क्लॉज यही तो था आरक्षण वाला। इसमें इनको कितने % आरक्षण था और इनको 8, यानी कितनी सीट गई आपकी, 24। कोई बात नहीं, 24 सीट चलिए, 76 सीट हैं, कंपटीशन बहुत कर सकता है आदमी। लेकिन अब अगर ओबीसी वाले आरक्षण को इसमें ऐड कर दूं, 76 में से और कितनी घटा दूं, 27, तो आपकी सीटें तो बिल्कुल गई, आपके पास सीट बची ही नहीं। फिर तो 100 में से आपने कितनी सारी, 27 + 24 ये हटा दी 100 में से, तो देखना है तो बहुत सारी 51% सीट आप ले गए। सिर्फ कितनी सीट रह गई हमारे पास अब, 49। यानी जनरल कैटेगरी तो मर गई, और जनरल में तो एक से एक धुरंधर बैठते हैं। ये बहुत 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 बड़ा आरक्षण दिया जा रहा था जिसका विरोध करना लाजमी था। और उस टाइम के यंग, तब लड़कियां
उतना नहीं पढ़ती थी, 90s की स्टार्टिंग थी, पढ़ती थी लेकिन उतना नौकरी वाली अभी समझ नहीं थी। लड़कों ने बहुत बड़े पैमाने पे प्रदर्शन किया, पूरा हरियाणा, यूपी, उत्तर भारत, पूरा दक्षिण भारत भी, चारों तरफ बड़ी बड़ी रैलियां और हजारों की संख्या में लड़के इकट्ठे होकर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में उन्होंने संसद भवन के आसपास पूरा प्रदर्शन जोरदार। और कई लड़कों ने ये तक भी कहा कि भाई अगर सरकार हमारी नहीं सुनती ना तो हम यहीं मर जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे, हम इतने गरीब हैं कि अगर नौकरी नहीं मिली तो हम तो मर जाएंगे, वैसे भी हम यहीं मर के और हमारी डेड बॉडी जाएगी। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, संसद भवन के सामने कई जवान लड़कों ने आत्मदाह कर लिया, खुद को जिंदा लड़कों ने आग लगा ली सरकार का विरोध करने के चक्कर में। जैसे सरकार के लिए आप एक आंकड़ा भर हैं, भाई 4 लड़के जल के मर गए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके परिवार, उनके जिनके एक एक भाई था, मान लो 4-5 बहनों का इकलौता बूढ़े माँ बाप का सहारा दिल्ली जाके मर गया जल के कारण। उसको लगा कि भैया इतने कंपटीशन में 49% पे मेरी नौकरी नहीं होनी और पिताजी इतने गरीब हैं कि घर हमारा चलना नहीं। जब ये बात इतनी बढ़ गई कि खुलेआम लोग जलने लग गए और वीपी सिंह हाय हाय और सरकार के खिलाफ, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या हो रहा है देश में और सरकार के खिलाफ इतने बड़े लेवल पे जुलूस यात्राएं क्यों हो रही हैं। तब कहा गया कि सरकार ने पुरानी एक फाइल उठा के, कौन से कमीशन वाली, और ये सीधी लागू करवा दी। और कितना आरक्षण बढ़ा दिया, 51%। भाई 24 तो चलो 50, 51 तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने बीच बचाव किया और कहा ठीक है सरकार ने कुछ किया, सोच समझ के किया, आपको दिक्कत है हम इसके ऊपर दोबारा काम कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि आप अपनी दलील पेश करो, क्यों बढ़ाया इतना आरक्षण, क्या जरूरत पड़ गई। सरकार ने अपना वकील भेजा और वहां जो लोग विरोधी थे उन लोगों ने अपना वकील, दोनों ने बहस की। अब बहस के सामने एक जज तो क्या पता बिक जाए, सरकार खरीद ले एक जज को, तो इसके लिए सब बहुत बड़ी पीठ बनाई गई 11 जजेस की। 11 जजेस बैठे और सबने बैठ के सुनी दलील सरकार की भी और उन लड़कों की भी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरे भारत के नौजवानों को। अब यहाँ सुनने के बाद 5 जजेस ने कहा सरकार ने ठीक किया, 5 ने कहा सरकार ने गलत किया। यानी मुद्दे की बात कितनी अहम है कि ना ठीक ना गलत का डिसीजन नहीं हो पा रहा। 5 कह रहे हैं ठीक, 5 कह रहे हैं गलत। इसका मतलब जो इनका वकील है ना लड़कों वाला, ये भी दमदार है, इसने अच्छी बातें रखी तभी बराबर बट गए। अब एक वकील के ऊपर बात थी कि भाई ठीक है या गलत, इस एक वकील के ऊपर सारा दारोमदार था और इसने कह दिया इन लोगों ने ठीक किया। और इस तरह से ये केस किसके फेवर में गया, आज तक चल रहा है 27% आरक्षण, ऐसे का ऐसा। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर बीच बचाव करता है। जब उसको लगता है कि आपकी नॉर्मल जो लोग हैं, पब्लिक, इसकी जनता का हनन हो रहा है अमेरिका, तब वो बीच में आता है और फिर अपने यहाँ बड़ी बैठक बुलवाता है। आज तक सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजेस की बनाई है। ये भी आपका और मेरा ही एक मुद्दा था, बता देती हूँ क्या था। केरला में आर्टिकल 25 से 28 पढ़ाए थे मैंने, क्या थे 25 से 28 याद करो क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता, याद आया। धर्म के लिए हम कोई जमीन खरीद सकते थे क्या, कोई धर्म की जमीन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, खरीद सकता है कोई भी। अपने देखे ना तुमने कहा जगह जगह ये अपने बड़े बड़े टेंट लगाते हैं और कितने क्या क्या करते हैं, 10 दिन का जुलूस कर रहे हैं और 15 दिन की बैठकें। कोई भी अपने धर्म का प्रबंधन कर सकता है, वर्ड आया तो था मैनेजमेंट। इसके लिए वो जमीन खरीदे, टेंट लगाए, अपने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, कुछ भी करो जैसे तुम्हें लीगल तरीके से। तभी तुमने देखा हो कभी ये ओशो धाम और ये कितने धाम वाम नहीं देखा, कितनी मेन जगह पे। अगर तुम दिल्ली गए हो, दिल्ली जब आप हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाते हैं, बाईपास से आगे जब मुड़ते हैं, कितनी करोड़ों की जमीन वो किसके नाम है, निरंकारी, निरंकारी का देखा बोर्ड लगा है, हाँ निरंकारी। तो वो कितनी मौके की ज़मीन है। वहाँ 1 गज ज़मीन की कीमत कम से कम 50 लाख हो सकती है, मेन जगह है वो। और वो पूरा आपका रोड के साइड का हिस्सा, कितनी बड़ी पूरा एरिया खाली पड़ा है और ये निरंकारियों की ज़मीन है। तो तुम देखो ये निरंकारी धर्म अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं ना, धार्मिक, कोई मना नहीं कर सकता, ना कोई कब्जा कर सकता। कभी कभी साल में जब सर्दियां सी आती है ना, तब निरंकारी वाले यहाँ अपने टेंट गाड़ देते हैं और कई दिन तक इनका सत्संग और समारोह और ये सब चलता है। तो 25 से 28 आपको आज़ादी देता है अपने धर्म के लिए ज़मीन खरीदने की और काम करने के लिए। केरल में कुछ ऐसा हुआ कि ज़मीन के ऊपर कोई विवाद बढ़ गया और वो बढ़ते बढ़ते जैसे कोई सरकारी वो आए कि भाई तुमने ज़मीन क्यों ली। कोई हमारे यहाँ पे एक पुराने जैसे संत टाइप का आदमी थे, केशवानंद नाम था उनका, केशवानंद भारती इनका नाम था। ये जैसे फेमस नहीं होते कोई मठ में रहने वाले बड़े बड़े से लोग, इस तरह के मान लो महात्मा टाइप के, इनके ऊपर पुलिस केस चल पड़ा, केरल की सरकार ने कर दिया। तो इन्होंने कहा ये ज़मीन हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28 हमें यही कहता है। तो कहा अगर मौलिक अधिकार तो ठीक है, मामला सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में गया था केशवानंद भारती मामला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला। केरल सरकार का वकील था और इस आदमी का वकील था। फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस दिए थे और उनमें से एक डिसीजन था, 13 जजेस ने बैठ के डिस्कशन किया और कहा था कि जो हमारी किताब है ना, वो जिसको हम क्या कहते हैं संविधान, इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। मूल ढांचे में लिखा हुआ था इस तरह की बातें। तो ये सबसे बड़ी आज तक की बैठक थी तुम्हारे गवर्नमेंट ऑफ, ये तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई। कितने जजेस की थी ये, 13। किस आदमी ने केस किया था ये, इस पे केस था। बाद में ये केस को कहाँ लेके गया था, सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद फिर 11 जजेस की मैंने तुम्हें बताई थी, वीपी सिंह के सरकार के टाइम। कौन से कमीशन के विरोध में था ये, मंडल आयोग। किससे संबंधित था ये,
आरक्षण किसका आरक्षण? ओबीसी का। ओबीसी का थोड़ा सा पढ़ो फिर क्लियर होगा ये। पेज 26 पर है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। हो गया ना ये तो। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन बताई थी, लास्ट लाइन टिक कर लो। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन यानी दोबारा से चीज़ों को रिव्यू कर सकता है। अगर कानून बन भी गया तो कौन कानून के ऊपर दोबारा से काम कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और अगर इसे लगे कानून गलत है तो क्या ये कानून को वापस लेने के लिए मजबूर कर सकता है? किसानों ने क्या किया? कानून वापस करवा दिए ना, ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी वापस करवा सकता है। अगले पेज पर आ जाओ 27 पर। संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, यानी दो चीजें मेन है, संसद और न्यायिक में क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन बराबर है आपके यहाँ? किस देश में सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 है? अमेरिका। तभी आपने न्यायपालिका अमेरिका से चीट की। किस देश में संसद नंबर 1 है? ब्रिटेन। इसलिए आपने ब्रिटेन से संसद को देखा। आगे देखो, संविधान में इंग्लैंड की संसदीय संप्रभुता, अंडरलाइन कर लो। इंग्लैंड में संसद नंबर 1। संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता, वहां की न्यायपालिका नंबर 1। इसके मध्यम मार्ग का अनुसरण किया आपने, दोनों को नंबर 1 बना दिया। आपने कह दिया अब हमारा देश किताब से चलेगा, और किताब की व्याख्या कौन करेगा? लेकिन किताब में बदलाव कौन करेगा? तो आपने दोनों की इंपॉर्टेंस बना दी। ये टिक कर लो, मध्यम मार्ग। इसी लाइन में आगे अंडरलाइन करना, भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया, लेकिन संघात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण न्यायपालिका को कुछ सीमा तक संविधान के अभिभावक और रक्षक। तो तुम्हारे संविधान की इस बुक का रक्षक कौन है? कौन इसका गार्जियन है? बुक की रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बुक में बदलाव कौन करेगा? ये संसद वाला टॉपिक तुमने किसको देख के सीखा? और ये अपना न्यायपालिका वाला अमेरिका से। ये टिक कर लो, संविधान का अभिभावक और रक्षक। पेपर में आ जाएगा, हु इज नोन एज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट। यही रक्षक है, यही अभिभावक। ठीक है, तो संविधान में मध्यम मार्ग है, अंडरलाइन कर लो, दोनों बराबर हैं तुम्हारे यहाँ, मध्यम मार्ग। अगला है इकहरी नागरिकता। तुम्हारे यहाँ तुम लोग इंडियन के नाम से जाने जाते हो या अपने राज्य के नाम से? हमारी नेशनैलिटी क्या है? इंडियन। हम स्टेट के नाम से नहीं जाने जाते। इसको थोड़ा देखो। भाग 2, कितने भाग थे तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 22। भाग 1 में तुम्हारे देश की जानकारी, 2 में तुम्हारे नागरिकता, कि तुम किस कंडीशन में यहाँ के सिटीजन कहलाओगे। आर्टिकल 5 से लेके 11, इसमें पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान से आने वाले, दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग कौन इंडियन है कौन नहीं, ये सब एक्सप्लेन किया। अंडरलाइन कर लो, इकहरी नागरिकता। इसमें सीधे नीचे से तीसरी लाइन पे पहुंचो, केवल भारत का ही नागरिक होता है। हम सिर्फ नेशनैलिटी में इंडियन लिख सकते हैं, हम हरियाणवी या उत्तर प्रदेश वाले या ऐसे नहीं लिख सकते, केवल भारत का नागरिक। लास्ट लाइन टिक करना, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, ये सब नागरिकता है, 5 से 11 आर्टिकल। अगला है अल्पसंख्यक और पिछड़े। क्या इनके लिए कोई आर्टिकल थे क्या? कौन से? 29 और 30 लिख लो, यहाँ जहां लिखा है माइनॉरिटी यहाँ लिख लो, आर्टिकल 29, 30, 29, 30। 15th पॉइंट में 29, 30 अनुच्छेद किसका पार्ट है? 29, 30 मौलिक अधिकारों का। तो इसका इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो आगे। पहली लाइन देखो इसमें नीचे, संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, अंडरलाइन करो, धर्म, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था। कौन से आर्टिकल ने इनको आज़ादी दी? अपने मदरसे खोलो, अपने स्कूल चलाओ, 29 और 30 ने। नेक्स्ट लाइन में पीछे टिक करना, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों SC और जनजातियों ST के नागरिकों को सरकारी सेवाओं में क्या इनका आरक्षण है? कौन सा आर्टिकल? इनका आरक्षण कौन से आर्टिकल में है? 16 के चौथे क्लॉज में। लिख लो यहाँ 16 और ब्रैकेट में 4। ये SC ST वाली बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टिक करना, तो सरकारी सेवाओं में 16 का 4th क्लॉज, संसद में इनको आरक्षण। बताओ SC कितने बैठे हैं संसद में जो इन्हीं की उससे आ सकते हैं? सिर्फ 84। और ST कितने हैं? 47। लिख लो यहाँ। औरतों का आरक्षण है संसद में? नहीं है। लिखो यहाँ पर जहाँ लिखा है संसद, यहाँ लिख लो 84, 47। SC ज्यादा है, ST कम, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन भी SC की ज्यादा है, ST की कम। विधानसभाओं में भी है और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण दिया गया। एक राष्ट्रभाषा पे आ जाओ, तुम्हारी राजभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा को हिंदी में क्या लिखें? राष्ट्र मतलब, इसे कहना चाहिए नेशनल लैंग्वेज। कौन सी है हमारी? कोई भी नहीं है ना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है कि नहीं है? नहीं है। राष्ट्रभाषा वो होती है जो इंटायर इंडिया, किसी भी देश में, पूरे देश में। अब तुम अच्छी तरह जानते हो, जब तुम बेसिक बैच में थे मैंने तुम्हें लैंग्वेजेस कराई थी, ABGHKKMMOPSTTU, याद है तुम्हें ये? इस पूरे भारत में हिंदी की पट्टी कहाँ है अगर तुम्हें याद आता हो? हिंदी की पट्टी में 4-5 राज्य आएंगे बस। कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, MP का इलाका, ये है मेन। बाकी सबकी तो अपनी भाषाएं हैं भाई। कश्मीर की अपनी भाषा,
और इसके बाद नीचे आ जाओ तो इस तरफ गुजरात की अपनी, महाराष्ट्र की अपनी, कर्नाटक की अपनी, केरल की अपनी, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, और ये तेलंगाना की, उड़ीसा की, पंजाब की, नॉर्थ ईस्ट की, सबकी अपनी भाषा है। आप कुछ राज्यों की भाषा क्या है? हिंदी। इस हिंदी को पूरे देश की भाषा कैसे बना दें? क्योंकि ये तो बोलते ही नहीं ये वाली भाषा, इसीलिए हिंदी आपके देश की भाषा नहीं बन सकती। मैंने शायद आपको कभी बताया हो, नहीं तो अब सुन लो, ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि देश की भाषा बनाओगे क्या? भाई चीन ने बना दी अपनी चाइनीज, मैंडरिन, सबसे ज्यादा बोलते हैं मैंडरिन, मंदारिन जिसको बोलते हैं, वो चीनियों की भाषा है। अंग्रेज बोलते हैं अंग्रेजी, अमेरिका वाले बोलते हैं अंग्रेजी, अमेरिकन भी इंग्लिश बोलते हैं ना, अमेरिकन इंग्लिश और अंग्रेजों की अंग्रेजी, एक्सेंट अलग अलग है, बाकी सेम। सबकी भाषा उनके देश से प्रभावित थी, पर आपकी दिक्कत थी कि आपके देश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, विभिन्नता है बोली में, भाषा में। इसीलिए क्वेश्चन उठा कि भाई कौन सी भाषा बनाएं। तो जब ये बहस चली ना कि क्या बनाएं, तो उस टाइम यूपी बिहार वाली जो बेल्ट है, हरियाणा वाली, इन सब ने कहा कि कौन सी भाषा बनाएंगे? हिंदी। तो उस टाइम पर जब हिंदी की बात थी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, आप आज़ाद हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, साउथ की पूरी बेल्ट ने कहा कि ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, हिंदी को बना देंगे। पर किस बेसिस पे बनाओगे हिंदी को? तो इन्होंने कहा क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाती है इसीलिए बनाएंगे। तो साउथ की बेल्ट ने कहा ज़्यादा आपके इलाके में बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं बोलता। नॉर्थ ईस्ट से पूछा भाई हिंदी समझते हो? बोले नहीं हमें तो नहीं आती। इस तरफ पूछा ये गुजरात वाले से, हमें कोई मतलब नहीं। कश्मीर को छोड़ दिया, सिर्फ आप लोग कह रहे हो कि ये ज़्यादा बोली जाती, बाकी तो बोली ही नहीं जाती। तो कहा नहीं फिर भी हमें नहीं पता, ज़्यादा बोलते हैं हम इसलिए बनाएंगे। तो कहा ठीक है आपकी बात ऊपर रखते हैं, आप दावा कर रहे हो कि ज़्यादा हम बोलते हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या है, हम बिहार हैं तो बड़ी जनसंख्या लेके बैठे हैं, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है। तो कहा ठीक है आपकी दलील मान ली, पर आप दो बातें हमारी मान लो, फिर हम आपकी एक बात मान लेंगे। आप अपने देश का नेशनल बर्ड किसे बना रहे हो? तो कहा पिकॉक को। भाई बहुत सुंदर है मोर, तो क्यों बना रहे हो? क्योंकि ग्रेसफुल है, सबसे सुंदर पक्षी है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि कोई भी चीज़ नेशनल जो हो वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपके देश में सबसे ज़्यादा तो कौवा है, तो एक काम करो आप कौवे को नेशनल बर्ड बनाओ। तो ये कहा भाई कौवे ऐसी हरकत नहीं करनी, बस ये नाम सुनना है। तो कौवे का नाम सुन के सबको बुरा लगा। देश की पहचान होता है नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल। अब हम क्या छापेंगे, इंडिया का नेशनल बर्ड कौवा, कैसा लगेगा वो देखने में? और दुनिया क्या कहेगी कि इनको देखो नेशनल बर्ड कौवा। फिर हमें फील हुआ कि शायद हम गलत कर रहे हैं। ये बहुत समझदार थे, पढ़े लिखे, इनकी बात काटने का तरीका देखो कितना अच्छा। इन्होंने लड़ाई नहीं की, इन्होंने कहा आपको अगर ये बात समझ में आती हो, दूसरा क्वेश्चन, आप नेशनल एनिमल किसको बनाओगे? तब शेर था, बाद में टाइगर बनेगा। 66 तक शेर था आपका नेशनल एनिमल, 1966 के बाद टाइगर बना। तो कहा भाई शेर को बना रहे हैं। कहा शेर तो सिर्फ एक ही जगह मिलता है, कहाँ मिलता है एशियाई शेर? गिर में, सिर्फ गिर में, बाकी तो शेर है ही नहीं। तो कहा आप तो कह रहे थे कि हमें ज़्यादा से मतलब है, तो शेर तो बहुत कम है, हर गली में कुत्ता घूमता है, सबने देखा है। इसीलिए इंडिया का नेशनल एनिमल किसको बना लो? कुत्ते को। ये लड़ाई की बात तो नहीं कर रहे ना, लेकिन ये कैसी देखो कैसी बेइज्जती कर रहे हैं ये किन लोगों की जो क्या कह रहे थे कि ज़्यादा पे बात बनती है। अब इनको खुद फील हुआ कि हम गलत थे। जैसे किसी को गलती फील कराने का इससे बढ़िया तरीका क्या होगा? इन्होंने कहा अगर आप नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल जनसंख्या पे बना लोगे ना, तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि भाषा मत बनाओ, जैसा आपका मन करे आप बनाओ, आप समझदार हो। फिर हमें खुद लगा कि ये ठीक कह रहे हैं, और सिर्फ जनसंख्या के दावे करना, तो फिर कुत्ता और ये कौवा ये जगह जगह छपेंगे इंडिया की पहचान में। और जानबूझ के विदेशी तो मजे करेंगे, कुत्ता भी मरियल सा छापेंगे। ऐसा तगड़ा क्यों छापेंगे? जिसको खाज और हो रखी होगी तो हमारी बेइज्जती है। तो इसीलिए कहा भाई ये बेइज्जती नहीं करानी, दुनिया में नाम जाएगा, छोड़ो इस ज्यादा वाले फंडे को छोड़ दो। और इसीलिए कोई राष्ट्रभाषा बनाओ ही मत, क्योंकि आपके देश में सब एक भाषा नहीं बोल सकते, आप में बहुत डाइवर्सिटी है। तो सोच समझ के डिसीजन लिया गया कि राष्ट्रभाषा का वर्ड ही हटा दो, यूज मत करो। तो नया वर्ड क्या यूज करें? राजभाषा, राजकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं। वर्ड क्या आ गया? ये देखो, नेशनल लैंग्वेज की जगह हमने वर्ड नया यूज कर लिया, और इस वर्ड की जगह क्या लिख दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यही लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में, भारत की राजकाज की भाषा क्या बताई गई है? हिंदी। और हम लोगों देखो कितने अजीब हैं, लड़ने मरने में सबसे आगे, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। हिंदी आज तक इस्तेमाल नहीं कर रहे कागजों में, पता है ना? ये आज तक जितने ऑफिशियल वर्क हैं किस में करते हैं? सारे इंग्लिश में। तुम जहां फॉर्म भरते हो इंग्लिश में भरते हो, तुम्हारा पेपर जो आएगा ना उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा, हिंदी में भी लिखे होंगे, लिखा होगा अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिस्प्यूट बना तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। तुम्हारे पेपर सेट करने वाले को भी शक है कि हिंदी का कोई भरोसा नहीं है, किसको ठीक मानेगा वो? इंग्लिश। यानी तुम ज्यादा विश्वास किस पे करते हो? इंग्लिश पे। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज तुमने क्या बना रखी है? हिंदी। फिर पता है तुमने क्या कहा? कि दलील दी कि भाई अभी हम लोगों ने सारा काम अंग्रेजों से सीखा, हमें तो काम करना, हम तो राजाओं के वंशज थे, हम तो भैया घोड़े हाथियों पे चलने वाले और गुस्सा आने पे न्याय करने वाले लोग थे। तो हमने कहा हमने काम सीखा अंग्रेजों से, इसलिए हमें अभी अंग्रेजी चलानी पड़ेगी, क्योंकि एप्लीकेशन है सब अंग्रेजों ने सिखाई, हमारे यहाँ कल्चर नहीं था। इसीलिए हमने दलील दी कि ठीक है हम 15 साल रुक जाते हैं, 50 से लेके 65, 50 में आपका संविधान लागू होना है। ये कहा 15 साल वेट कर लो, हिंदी को इतनी ताकतवर बना लेंगे कि अंग्रेजी भागती नजर आएगी यहाँ से। रुक गए सब कि ठीक है भैया काम करते होंगे। 1963 आया,
किसी ने याद दिलाया कि आपके 2 साल बाद अंग्रेजी हटानी है, तो कहा हमने तो काम ही नहीं किया, तो क्या करें? काम नहीं किया तो एक काम करो, उस किताब में लिख दो, हिंदी जब आएगी अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए भारत में कामकाज की भाषा है। अनिश्चित का मतलब समझते हो? जिसका पता ही ना हो। आज तक ये तुम्हारी हिंदी इतनी सबल नहीं बन पाई कि ये अंग्रेजी को हटा सके, और ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमने काम ही नहीं किया अंग्रेजी के पैरेलल में हिंदी पर। और जिस भाषा को तुम लात मार के भगाने वाले थे, किस साल में? 65 में। उसके बाद मतलब कितने सन बीत गए, 65 से आज कितने सन बीत गए, आज तक तुम इंग्लिश से पीछा नहीं छुड़ा पाए, और अब तो इंग्लिश और ज़्यादा बेसिक ज़रूरत बन गई। आज तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरी आने वाली पीढ़ी हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़े और उनकी लाइफ स्पॉइल हो। मैं इसलिए नहीं कह रही कि हिंदी खराब है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हिंदी का भविष्य नहीं है, इंग्लिश का भविष्य है। आप खुद भी देखो, कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में ये 200 साल का राजपाट ऐसा घुस के बैठ गया कि आज भी ना हमारे मन में, चाहे हम दिखाते ना हो, रिस्पेक्ट अंग्रेजी की ज़्यादा है। अगर दो लोग अंग्रेजी में लड़ भी रहे हैं ना, तो लोग बड़ी उत्सुकतावश देखते हैं, भाई अंग्रेजी में लड़ रहे हैं। लोगों का एक्सप्रेशन अंग्रेजी में लड़ रहे हैं, हिंदी में लड़ने वालों को नालायक कहीं के। एटीट्यूड का डिफरेंस देखो। आज भी आप अननोइंगली इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड में अंग्रेज घुसा गए। अंग्रेज चले गए, पर अंग्रेज हमारे पूर्वजों को कह गए थे कि तुम काबिल नहीं हो, और अंग्रेज काबिल है, उनका रंग साफ है, वो राज करने के लिए पैदा हुए हैं, और तुम्हारी भगवान ने शक्लें इतनी काली और बदसूरत बनाई कि तुम नीचे ही रहो। ये हमें सिखा गए। इसीलिए आज तक आपके देश का हर इंसान गोरा होना चाहता है, और ये फेयर एंड लवली का फेयर एंड हैंडसम भी इसीलिए बनाई होगी कि भाई लड़कों को भी, हाँ, इसको सिर्फ ये नहीं कि बस चींची करके, इसको समझो। अंग्रेजों की चीज़ें आज तक हमारे दिमाग पे गुलाम बना के हमें छोड़ के गई हैं, और जो हम गुलाम है ना दिमागी, इसका, हाँ, मानसिक गुलाम है हम आज। और इसका सबसे चलता फिरता उदाहरण तुम्हें दिखाती हूँ। समाज में हम सबको साइंटिफिकली देखें, हमारे देश की लोकेशन, हम सबके शरीर में मेलानिन ज़्यादा है। अफ्रीका जितना नहीं, लेकिन इतना कि हम बहुत गोरे नहीं हो सकते, इतना मेलानिन। इंडिया की लोकेशन ऐसी है धरती के ऊपर कि हम वैसे रहेंगे, वीटिश कॉम्प्लेक्शन वाले। लेकिन उस वीटिश कॉम्प्लेक्शन में हमारे बालों में एक अच्छाई है कि हमारे बाल कंपैरेटिवली काले हैं अंग्रेज़ों के बालों से। लोगों पे अंग्रेजी का इतना भूत सवार है कि बाल भी रंगवा के कैसे करने लग गए हैं, अंग्रेज़ों जैसे। वाइट तो कोई नहीं कराता, अंग्रेज़ों जैसे, जैसे अंग्रेज़ों के हैं। जैसे देखा जाए ना, तो ये उनके जैसा बनने की एक ऐसी धुन है जिसने आपको आज तक गुलाम छोड़ा। और इसीलिए आप देखो, आप और चाइना इकट्ठे एक साथ ट्रैक पे चले थे। चाइना बहुत पहले से नंबर 1 नहीं है। आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ो क्लास 10th में। 1949 में चाइना ने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। आपने काम स्टार्ट किया था 1947। दोनों की आबादी ज़्यादा थी, वो आज भी नंबर 1 है, आपसे ज़्यादा है अभी। वो 2-4 साल में खैर आप उससे आगे निकलने वाले हैं, लेकिन इसके पास भी आबादी, आपके पास भी आबादी। ये भी पहले दुखी था, आप भी पहले दुखी थे। आप इससे 2 साल पहले से काम कर रहे हैं, और ये आपके 2 साल बाद अपने काम पे लगा। लेकिन चाइना को आज तुम देखो, दुनिया पे राज कर रहा है। अमेरिका को इस पेंडेमिक में नीचे कर दिया, चाइना नंबर 1 है। पता है तुम्हें ये बात? इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा फायदा चाइना ने उठाया। चाइना ने, मुझे नहीं पता सच है झूठ, बीमारी जहाँ से भी फैली, लेकिन चाइना में कम फैली। चाइना के सिर्फ 2 शहर थे जिनमें पेंडेमिक का खतरा ज़्यादा था, बाकी इतने बड़े चाइना ने पूरी तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। और अमेरिका सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला देश था, हमसे भी ज़्यादा। हमारे यहाँ भगवान को खुद ही कृपा रही, देखा होगा इतना भिखारी देश है, क्या करेगा, ये है ही नहीं फैसिलिटी, इसलिए यहाँ कम आया। नहीं, सच बात है ये। तुम इस चीज़ को अमेरिका में जाके देखते ना, तुमने वीडियोस नहीं देखे अमेरिका के? अमेरिका का कितना बढ़िया मेडिकल सिस्टम है, क्रैश कर गया पूरा। अमेरिका औंधे मुंह गिरा दिया चाइना ने, और इस दौर में चाइना दुनिया पे राज करने वाली पहली कंट्री बन गया। आज अगर टोटल आंकड़े निकालोगे ना, तो दुनिया में नंबर 1 देश कौन है? ये आपके साथ ही अलग, मतलब ठीक से काम करना शुरू किया। आप कहाँ रह गए और ये कहाँ? और बहुत लोग दलील देते हैं कि जो हमारी आबादी बहुत है, तो इसकी आबादी कम है क्या? कुछ लोग कहेंगे इसके पास एरिया ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, एरिया इसका सारा काम का थोड़ी ना है। इसका कितना सारा एरिया तो काम का ही नहीं है। जो ये मरुस्थल वाला इलाका है, ज़्यादा ठंडा, अगर आपके देश से इसको कंपेयर करें ना, तो ये अगर नंबर 1 है तो नंबर 2 आप हैं हर चीज़ में। गेहूं के प्रोडक्शन में नंबर 1 ये है, तो नंबर 2 हम हैं। चावल में ये नंबर 1, नंबर 2 हम। शुगर केन में हम नंबर 1 हैं। दूध के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 हैं। तंबाकू में हम नंबर 1 हैं, क्योंकि यहाँ बीड़ी पीते हैं लोग बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, चाय में आप नंबर 1 हैं। लेकिन चाय का प्रोडक्शन करके आप खुद ही पी जाते हैं, आप निर्यात नहीं करते, जिससे कि पैसा आता। निर्यात करता है आपका पड़ोसी श्रीलंका। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय निर्यात करने वाला देश कौन है? श्रीलंका। इतना सा श्रीलंका, और तुम कितने बड़े, सारी चाय पैदा करके तुम खुद ही कंज्यूमर बने हो। सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं। इन सबसे हमें क्या पता लगा कि बढ़ती जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है। चाइना का तुमने 2020 वाले ओलंपिक 21 में हुए थे, याद है? पिछले साल हुए थे। पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन था? अमेरिका, चाइना। ये दुनिया पे राज ऐसे ही नहीं कर रहे। इन दोनों देशों ने, अमेरिका तो खैर पीछे रह गया, चाइना ने अपने एक एक इंसान को इतना कीमती बना दिया कि चाइना का हर लड़का, हर लड़की, हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा
अपने पार्ट पे बेस्ट करता है देश के लिए, हमारी तरह नहीं कि एक बड़ी फौज पड़ी है जिसके खाने की चिंता है कि कहाँ से पेट भरेगा, बेरोजगार हैं, सरकार अपने ऐड कर रही है बड़े बड़े, हमने इतने लाख या इतने करोड़ लोगों को इतने किलो राशन बांटा। ये बेहद शर्मनाक है। आपका देश इतना गरीब और इतना बेचारा है कि यहाँ सरकार को राशन बांटना पड़ता है। आप क्यों नहीं इतने काबिल हैं कि आपका देश कमा के टैक्स भरे? अच्छे देश कौन से होते हैं? जो सरकार से लें, सरकार को दें। आपके देश में देने वाले मुट्ठी भर हैं और लेने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है, और सरकार खुश है। सरकार चाहती है कि लेने वालों की लाइन बड़ी रहे, क्योंकि सरकार को जो काम करने हैं उनका दिखावट जो करनी है गरीबों के लिए तो कर सकती है ना। मुफ्त सिलेंडर अमीर ने लिया या गरीब ने? मुफ्त शिक्षा की बात भी गरीब आदमी जितना गरीब होगा ना, सरकार को उतना फायदा होगा। अमीर आदमी से सरकार को कम फायदा होता है। अमीर मुट्ठी भरी बहुत हैं। गरीबों की तादाद, बेरोजगारों की तादाद जितनी बड़ी, ये जो बेवकूफ़ बातें कर रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते पढ़ के। जो मैं ये अपनी भाषा में तुम्हें समझा रही हूँ, सुन लो, समझ लो। अब मेरी नज़र जिस पे पड़ गई और वो बात करता दिखा ना, सीधे बाहर, कार्ड लेके 15 दिन छुट्टी, फिर अपने घर आराम से खूब मजे से बातें करना और खूब हंसना। इन चीज़ों को समझ लो। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की एज है, रटने की उम्र गई तुम्हारी। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ताकि तुम्हारा बौद्धिक विकास हो, पेपर पास हो। तुम्हारे पेपर पास करने के लिए किताब नहीं रटनी, समझ बढ़ानी है। जिसमें समझ होगी वो क्वेश्चन टिक कर पाएगा, वरना बैठे रहोगे। तो हम ये बातचीत कर रहे थे कि इंडिया पे किसका प्रभाव है आज तक भी? अंग्रेजों का। इसीलिए आज भी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है। इस चीन ने अपनी भाषा बोली। चीन में बहुत लोगों को अंग्रेजी नहीं आती और वो इसमें शर्माते भी नहीं। हमारे यहाँ अंग्रेजी नहीं आती तो ये शर्म की बात मानी जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में भर दिया कि नंबर 1 कौन है? अंग्रेज। अभी आपका वो एजुकेशन मिनिस्टर की वायरल वीडियो देखी तो थी आप लोगों ने। उसकी गलती नहीं है कि उसको अंग्रेजी नहीं आती। क्या हुआ, अंग्रेजी ना है? अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन उसकी गलती है कि वो जो पूछा क्वेश्चन, उसका आंसर भी उसे नहीं आता था। उसे ये पता ही नहीं था एजुकेशन में करना क्या है, वोकेशनल क्या होता है, किस एज से वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ये गलती थी। तो आपके देश में राजभाषा है या राष्ट्रभाषा? क्या है आपकी राजभाषा? कौन से आर्टिकल के तहत? 343। ये लिखा जा रहा था तब लिख दिया था, क्योंकि 395 तक आर्टिकल है। और किस भाग में आपकी राजभाषा है? भाग 17 में। भाग 17 के आर्टिकल 343 के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। जिसकी लिपि क्या है? जिसकी लिपि है देवनागरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी कितनी मानक भाषाएं हैं? 22। आपको बेसिक बैच में मैंने 22 भाषाओं का ट्रिक कराया था, है ना। चलो जल्दी से भी राजभाषा वाला टॉपिक करो। एक राष्ट्रभाषा आज तक नहीं बनी हमारी। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी। अंडरलाइन कर लो, राजभाषा। ऑफिशियल लिखा इंग्लिश में, देखो, नेशनल नहीं लिखा, ऑफिशियल लैंग्वेज। और लिपि देवनागरी होगी। 8वीं अनुसूची टिक करना। 22 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा या मानक लिख लो यहाँ, मानक भाषा के रूप में मान्यता। तो मानक भाषा, कितनी भाषाएं मानक भाषा में आती हैं? अब तुम एक बार यहाँ से पेज नंबर 40 पे आओ सीधे, वो 22 की 22 भाषाएं तुम्हें मिल जाएंगी। पेज 40 पर आ जाओ। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं लिखी हैं, देखो, मिल गई हेडिंग। लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल। सबसे ऊपर लिखा है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाएं। जब तुम बेसिक बैच में थे, तुम्हें एक दिन मैंने एक ट्रिक बताया था चीज़ों को याद करने का। क्या था वो? KKMMOPSTTU। यहाँ कौन सी भाषा थी? सिंधी। अणा अणा विदेशी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और लास्ट में क्या थी वो एक जैसी सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सबको याद है ये भाषाएं? इनमें से नोट पे कितनी नहीं थी? नोट पे नहीं थी, 6 नहीं थी। 4 ये काटनी है, 5 ये, और कोने थी, को और ने थी। कौन सी काटनी है? मणिपुरी। बाकी सब नोट पर हैं। 16 भाषाएं। पैनल में हिंदी नहीं थी, पैनल में 15 थी, 13 ये और को और ने। अब जल्दी से ये टिक मार्क करो ये टॉपिक। पेज 40 पर हम हैं। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। फटाफट से पढ़ेंगे। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यहाँ शॉर्ट में लिख लो AB इनके सामने, AB, GH, KK, MM, OP, STTU। फिर ये याद रहेंगी, AB, GH, KK, MM, OP, STTU। ठीक है। 14 तक देखो, उर्दू खत्म हो गई। इसके बाद 15वीं कौन सी आई थी? सिंधी। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 21, 71, 92। 3 अमेंडमेंट बताए थे। सिंधी टिक कर लो। इसके बाद 16वीं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, अणा अणा विदेशी। फिर 4 देखो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 भाषाएं। अगला पॉइंट टिक करो। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। स्टार्टिंग में कितनी थी पहले? 14। 1, 3, 4। अगला पॉइंट पढ़ो। संविधान के आरंभ में इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पढ़ना जरा। असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। एक छोड़ दी, 13 है ये। हिंदी नहीं लिखी, हिंदी लिख लो यहाँ। गुजराती के बाद हिंदी लिख लो।
क्योंकि 14 लिखी है लेकिन अंदर लिखी है 13, हिंदी छोड़ रखी है। अगला पॉइंट टिक करो, सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967। अगला टिक करो, अणा अणा विदेशी कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992। और लास्ट पॉइंट, बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003। इंग्लिश मानक भाषा है? हरियाणवी, भोजपुरी, मीजो नहीं आई, ये पेपर में आती हैं, वैसे तो बहुत सारी नहीं है लेकिन ये ज्यादा आती हैं। यहाँ एक लाइन में लिख लो, लिखो इंग्लिश हरियाणवी, नीचे लिख लो इसी पेज पर, इंग्लिश हरियाणवी भोजपुरी, इंग्लिश हरियाणवी भोजपुरी और मीजो। मीजो बिहारी है मानक भाषा? नहीं है, हिंदी चलती है बिहार में, लिख लो मीजो बिहारी मानक भाषा नहीं है। भोजपुरी भी वहीं बोलते हैं, तो अंग्रेजी, हरियाणवी, मीजो, भोजपुरी, बिहारी मानक भाषा नहीं है। तो फिर बिहार में क्या चलती है? हिंदी। हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में और हिमाचल का हिस्सा भी हिंदी का है। टॉपिक क्लियर हो गया सबको? चलो बाकी कल पढ़ेंगे।